जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। दोस्तों, एनसीएफ 2005 क्या है, इसमें क्या कहा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, रटंत प्रणाली से निजात पाना, परीक्षा में सुधार करना तथा लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के बाद एनसीएफ 2005 में कहा गया है। दोस्तों, एनसीएफ का पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों, यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, एनसीएफ में यह बताया गया है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और इन्हीं सब बातों की रूपरेखा मतलब कि एनसीएफ 2005 में सम्मिलित की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्भव रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता एवं संस्कृति से हुआ है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या फिर एनसीएफ 2005 का जो उद्भव हुआ था यह कैसे हुआ है? तो दोस्तों, यह जो हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और संस्कृति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता जो है यह उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में की गई है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हैं और सभी में एनसीएफ का वर्णन किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा की अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक की नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा है। जैसे कि दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, जो ज्ञान हो उसे क्या किया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए और स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना होता है। जैसे कि दोस्तों कहा गया कि परीक्षा एकदम कड़ाई से न लिया जाए, उसे थोड़ा सा लचीलापन बनाया जाए और उसे क्लास की एक्टिविटियों से जोड़ा जाए। पढ़ाई को याद करने की प्रणाली पर आधारित न होकर पढ़ाई को समझ पर आधारित किया जाए, मतलब कि रटने पर जोर नहीं देना है बल्कि बच्चों में समझ पैदा करना है। पाठचर्या का विकास किस प्रकार से हो जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि दोस्तों, पाठचर्या को हमारे करिकुलम को कैसा बनाया जाए ताकि वह बालक के सर्वांगीण विकास कर सके। कक्षा को प्रजातांत्रिक माहौल प्रदान किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षा के लक्ष्य रखे गए हैं वो महत्वपूर्ण 9 बिंदुओं में समझा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों, जो पहला बिंदु है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बच्चे को बाह्य अनुभवों से जोड़ना है। क्या है? शिक्षा का जो लक्ष्य है यह होता है बच्चों को बाह्य अनुभवों से जोड़ना। इसके लिए बच्चे की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए, उसे बोलने का मौका देना चाहिए, उसको भी लगे कि शिक्षक उसकी बात सुन रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का जो दूसरा प्रमुख लक्ष्य है वो होता है आत्मज्ञान। मतलब यह कि खुद को, स्वयं को खोजना, मतलब खुद के बारे में जानना, अपनी सच्चाई जानना। इसके लिए विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें मूल्य शिक्षा को अलग से न देने की बात कही गई है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए और अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव भी विकसित करना चाहिए। जो सांस्कृतिक विविधता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात एनसीएफ 2005 करता है। जैसे कि इसमें होता है कि सभी में कुछ व्यक्तिगत प्रतिभा होती है और उसे डेवलप करने का मौका देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग, नेचर लविंग, ये सभी दोस्तों सभी में एक व्यक्तिगत प्रतिभा होती है। जैसे कुछ बच्चे गाने पसंद करते हैं, कुछ डांस, कुछ आर्ट करते हैं, कुछ लिटरेचर से संबंधित होते हैं, साहित्य से, और कुछ
कहानियाँ लिखना और सुनाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को प्रकृति से बहुत प्रेम होता है। आगे दोस्तों हम छठवीं पॉइंट देखते हैं। ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्य और कलात्मक रचनात्मक को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का हिस्सा मानता है। ये तर्क के साथ साथ फीलिंग वाले एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने की बात कर रहा है। दोस्तों जो एनसीएफ 2005 है यह तर्क के साथ साथ फीलिंग्स वाले एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने की बात करता है। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। जो 7वां पॉइंट है वो क्या है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देना चाहिए, देखना चाहिए, और अन्यथा अभी तक जो भी कहा गया है मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब कि अभी तक जितनी चीज़ें कही गई है वो सभी अर्थविहीन हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एजुकेशन की प्रोसेस, जो शिक्षा की प्रक्रिया होनी चाहिए, को सभी तरह के शोषण और अन्याय, इनजस्टिस, गरीबी, लिंग भेद, जाति तथा सांप्रदायिक झुकाव से फ्री होना होगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। दोस्तों 8वां पॉइंट है कि स्कूल में पठन पाठन का अच्छा माहौल बनाना और बच्चे में लीडरशिप जैसी क्वालिटी डेवलप करना एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आता है। एनसीएफ 2005 अपने देश पर गर्व करने की भावना विकसित कर हर बच्चे को देश से जुड़ाव महसूस कराने का बात करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य रूप से बालकों में बहिर्मुखी विकास के लिए आवश्यक तथ्यों पर आधारित है। मतलब दोस्तों एनसीएफ जो 2005 है वो बालकों को बहिर्मुखी बनाने का प्रयास करता है। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि शिक्षा को बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात शिक्षा बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। जिस अकॉर्डिंग बच्चे समझना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग उन्हें टीचर समझाएं। उसकी योग्यता, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को उसके बाहरी तथा व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के दिए जाना चाहिए, मतलब कि लर्निंग विदाउट बर्डन। बालकों को करके सीखने पर प्रेरित करना चाहिए। बालकों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अवसरों को बालकों के सामने प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पढ़ाई में बालकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षा को सुगम बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे चार्ट हो गए, ग्लोब हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आते हैं, तो इनका भी प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को सीखने में आसानी होती है। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसका सुधरा हुआ रूप 1992 था, और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी अपनी नीतियों को आधारित किया गया है। दोस्तों जैसा कि अभी पहले ही बताया गया कि एनसीएफ जो है संविधान के 8वें भाग में जो 22 भाषा हैं उन सभी में अनुवादित किया गया है, जिसमें 22 भाषा आते हैं सभी में अनुवादित किया गया है, और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख का अनुदान प्रदान किया है, और इसके वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलनात्मक प्रस्तावित सिलेबस से की है, और जो इससे प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में जो इसका पाठ्यक्रम चल रहा है उससे इसको रिलेट किया जाए, ताकि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके। इस अभ्यास को शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जैसे कि SCERT, क्या है SCERT, और जिला शिक्षा संस्थानों और प्रशिक्षण डाइट के लिए राज्य परिषदों के सहयोग से निष्पादित किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको कुछ तो आधार बेस मिल गया होगा। यदि हम संक्षिप्तीकरण करें, इसका समराइजेशन करें, तो एनसीएफ जो है मेन फोकस बच्चों पे किया गया है कि बच्चे को उत्तम से उत्तम शिक्षा कैसे प्रोवाइड किया जाए, और उन्हें रटने पे नहीं बल्कि समझने पर जोर देना चाहिए। और यह कब इसका उद्भव हुआ था, तो यह दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो एक पुस्तक वो निबंध था सभ्यता एवं संस्कृति, उसी से इसका उद्भव हुआ है।
और दोस्तों बचपन जो होता है वह क्या होता है, बहुत ही अनोखा होता है और उसको बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंस लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।